दोस्तों, आज़ाद स्टडी चैनल के हिंदी पेडागॉजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आज़ाद स्टडी चैनल के होम पेज में आ जाएंगे और वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, आज हम लोग मूल्यांकन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी लगाइए, देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पोर्टफोलियो। ए बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। बी बच्चों के आकलन का सबसे सरल तरीका है। सी बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा है। डी बच्चों के अभिभावकों को पूर्ण जानकारी देता है। तो दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पोर्टफोलियो जो है बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। इसमें बच्चों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य और शिक्षक द्वारा बच्चों का किया गया मूल्यांकन दोनों ही जो है पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। यानी प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा का आकलन करना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? ए पोर्टफोलियो, बी वीडियोग्राफी, सी नाटक का मंचन, डी लिखित परीक्षा। तो दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ए अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, बी नियमित रूप से किया जा रहा हो, सी प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, डी लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, नियमित रूप से किया जा रहा हो। यानी अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब बच्चों का अवलोकन जो है नियमित रूप से किया जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कक्षा 8 के बच्चों को सतत आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए मौखिक परीक्षा, बी व्याकरण की जानकारी, सी लिखित परीक्षा, डी भाषा प्रयोग की क्षमता। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता, यानी डी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाषा प्रयोग की क्षमता के माध्यम से ही अध्यापक प्रत्येक छात्र की जो क्षमता तथा भाषा की जानकारी का आकलन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। क्वेश्चन नंबर 5 है सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ए बच्चों ने कितना सीखा, बी बच्चों ने क्या सीखा, सी बच्चे कैसे सीखते हैं, डी बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता जो है मुख्य रूप से किस पर है? ए पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, बी मौखिक कार्य करवाने पर, सी गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, डी कक्षा कार्य के अवलोकन पर। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। पोर्टफोलियो के अवलोकन के द्वारा बच्चों की जो है क्रमिक प्रगति की जानकारी मिलती है कि बच्चे जो हैं किस प्रकार से क्रमिक प्रगति कर रहे हैं या प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसका अवलोकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाषा का जो पोर्टफोलियो है हो सकता है ए प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, बी प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, सी प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, डी परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह। तो दोस्तों, भाषा का पोर्टफोलियो जो है प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह हो सकता है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि पोर्टफोलियो में जो है क्रमिक बच्चों की जो है क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है, इसलिए ये क्रमबद्ध संग्रह जो है ध्यान रखिएगा। अगर पोर्टफोलियो से संबंधित कोई ऑप्शन आता है तो आप ये क्रमिक वर्ड अगर याद रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ए वर्णों की पहचान, बी विराम चिन्हों का ज्ञान, सी पढ़ने में प्रवाह, डी अर्थ का निर्माण। दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अर्थ का निर्माण जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा का सतत आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, यानी सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? ए, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। बी, हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। सी, बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। डी, बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा का अगर सतत आकलन का सर्वाधिक जो है प्रभावी तरीका है वो बच्चों के अपने अनुभवों को कहने और लिखने के पर्याप्त अवसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है। ए, वे क्या जानते हैं। बी, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। सी, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। डी, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। अगर हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो ये बताता है, या पोर्टफोलियो के माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चे जो हैं क्रमशः जो हैं किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। सबसे उचित तरीका बताना है दोस्तों। ए, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। सी, बच्चों से किताब पढ़वाना। डी, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका बच्चों के भाषा के प्रयोग का अवलोकन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। ए, संज्ञा की परिभाषा बताइए। बी, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था। सी, बाबा भारती क्यों उदास थे। डी, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। दोस्तों हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे बेहतर प्रश्न जो होगा, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। इससे क्या होगा, बच्चे की अभिव्यक्ति जो विचार हैं वो प्रकट होंगे, और ये सबसे बेहतर तरीका होगा हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के लेखन की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए, विचारों की स्पष्टता। बी, मौलिकता। सी, कल्पनाशीलता। डी, मानक वर्तनी। दोस्तों बच्चों के लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण मानक वर्तनी ऑप्शन होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि विचारों की स्पष्टता और मौलिकता और कल्पनाशीलता जो है लेखन क्षमता के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए, चित्रों में अनुमान लगाकर पढ़ना। बी, समझकर पढ़ना। सी, अक्षर जोड़कर पढ़ना। डी, पढ़ने में प्रभाव। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा अक्षर जोड़कर पढ़ना, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा के क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने का आशय है। ए, भाषा प्रयोग पर बल। बी, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना। सी, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। डी, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो भाषा प्रयोग पर बल देना होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। ए, प्रश्न पूछना। बी, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। सी, परिचर्चा। डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है वो प्रश्न पूछकर भी किया जा सकता है। बच्चे उस पर प्रतिक्रिया किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, और परिचर्चा के माध्यम से जो है मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन किया जा सकता है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। ए, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। बी, बच्चों का एक से अधिक बार परीक्षण करना। सी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों की पहचान करना। डी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों की भाषा जो प्रयोग संबंधी क्षमता है उसको डेवलप करने में मदद करना।
क्वेश्चन नंबर 18 है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। घर से विद्यालय आने तक अपने रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, यानी जिसको दिखाई नहीं देता है। आप ए स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी, बी उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, सी उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख लो, डी प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ए बच्चों की भाषा प्रकृति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, बी भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, सी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, डी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। दोस्तों की ही पहचान करना यानी भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, ये जो है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, जबकि ए बी सी जो ऑप्शन है वो हिंदी भाषा में आकलन के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। ए बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, बी बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, सी प्रभावी भाषा के प्रयोग में बच्चों की मदद करना, डी भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना। हिंदी भाषा में आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी बच्चे किस प्रकार से अपनी भाषा को इफेक्टिव बना सकते हैं उसमें जो है बच्चों की मदद करना जो है वो हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। ए लिखित परीक्षा, बी रेटिंग स्केल, सी पोर्टफोलियो, डी जांच सूची। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर सही होगा, पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ए बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बी बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, सी बच्चों है तो भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, डी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। दोस्तों भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना है, यानी बच्चों के जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं और भाषा प्रयोग में क्या कठिनाई आ रही हैं उनसे संबंधित संभावित कारणों की पहचान करना जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है ए समय व अवधि पर, बी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, सी उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, डी भाषिक नियमों के ज्ञान पर। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता निर्भर करती है वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जब उपचारात्मक शिक्षण की बात की जाए तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, क्योंकि इस निदानात्मक में क्या होता है जो संभावित कारण होते हैं उनकी पहचान की जाती है, उनकी पहचान करने के बाद उसका फिर उपचार किया जाता है और उपचार के माध्यम से ही जो समस्याएं होती हैं उनके कारणों की सही पहचान करके ही उपचार कर पाना संभव होता है, यानी इसका बी नंबर जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है ए समस्याओं की पहचान पर, बी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, सी बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, डी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है ए बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, बी प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, सी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, डी पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना।
दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का मुख्य उद्देश्य अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना है। इसका सी नंबर जो ऑप्शन होगा दोस्तों सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।